हेलो दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल। हम लोग आप लोगों के लिए अभी बीपीएससी के लिए एक नया टीम लेके आ रहे हैं जिसका काम होगा आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम निकलवाना। तो हम लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलिस्ट टीचर लेके आए हुए हैं। हमारे कोचिंग का नाम है जीएस विजन विंग्स क्लासेस। जीएस विजन का नाम ऑलरेडी आप लोग सुने हुए हो सकते हैं, क्योंकि हमारे टीम के अभिभावक या गार्जियन जो भी बोल लीजिए, सुनील सिंह सर हैं। सुनील सिंह सर पॉलिटी के क्षेत्र में पिछला 20 साल से बीपीएससी में हज़ारों रिजल्ट दे चुके हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि सुनील सिंह का जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में बिहार के अलग अलग जगहों पे रिजल्ट निकाल के और पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए सुनील सिंह सर का विज़न है कि हम बिहार के बच्चों के लिए कुछ करें और बिहार के स्टूडेंट को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अभी आपको रियलिटी पता है कि इंडिया के अंदर चीज़ें कैसे चल रही है। हम अभी पूरे इंडिया में सबसे पीछे हैं और कहीं ना कहीं लेबर फैक्ट्री बन के बैठे हुए हैं बिहार। तो बिहार को सही करने के लिए हमारी विज़न है कि बिहार को हम लोग लेबर फैक्ट्री से निकाल के एक टॉप 5 के डेवलप स्टेट में डाल दें। और इसके लिए हम लोग एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए हमारी टीम की सबसे बड़ी ये फोकस लेके चल रही है, बिहार के अलग अलग जगहों पे ऑनलाइन के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू बच्चों का एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए हम लोग को लगा कि सबसे पहले हम लोग बीपीएससी पे अगर बच्चों को पढ़ा के बीपीएससी निकलवाएंगे तो उससे काम होगा। तो थोड़ा सा बीपीएससी पे हम लोग ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एम होगा मेनली बीपीएससी, ठीक है। और बीपीएससी में जैसे कि हम जानते हैं कि जो सिलेबस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है। क्योंकि सिलेबस में अगर ज्योग्राफी लिख दिया जाए, साइंस लिख दिया जाए और हिस्ट्री लिख दिया जाए तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ने बैठ जाओ 10 साल भी पढ़ोगे ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप हिस्ट्री यूं ही लेके पढ़ रहे हो, किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी उठा लिए और हिस्ट्री उठा लिए और पढ़ रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि हिस्ट्री कभी ख़त्म होने वाली सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, रोज का रोज एक दिन बीत गया तो पिछला दिन जो बीता वो हिस्ट्री का ही पार्ट हो जाएगा। और जैसे किसी और सब्जेक्ट को उठाते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में रोज ना रोज कुछ ना कुछ टॉपिक ऐड होते जाती है। इस चीज़ को रिप्लेनिश करने के लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है जो आपको रिजल्ट ला सकती है। ठीक है, तो आगे हमारी समस्याएं कहाँ कहाँ आ रही है, बीपीएससी के बच्चों को कहाँ कहाँ समस्याएं आती है, कहाँ पे लैग करते हैं जिससे उन्हें 3 साल 4 साल लग जा रही है एग्ज़ाम को क्लियर करने में, या 7 साल भी लगता है, उसको हम घटा के 1 साल के अंदर करने की प्रॉमिस करते हैं आपको। और वादा प्रॉमिस के साथ साथ गारंटी भी देते हैं कि अगर हमारे कहे हुए रास्ते पे आप चलते हो तो गारंटी है कि 1 साल के अंदर आप रिजल्ट लाओगे। और इस फील्ड में हम लोग काम भी कर रहे हैं। अब मैं जो ये बोल रहा हूँ ये सबको यूं ही लग भी सकता है, उसके पीछे थोड़ा सा तर्क भी देता हूँ। एक्चुअली बात क्या है कि पहले जो चल रही थी चीज़ें, ट्रेडिशनल तरीके की क्वेश्चन आ रही थी, उसमें बच्चे बहुत बढ़िया से बना के ले जा रहे थे। और लगभग 2 से 3 लाख बच्चों की ये कैलिबर है बिहार के अंदर कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन को आंख बंद करके बना लें। हाँ दोस्तों, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, आंख बंद करके बना लें। यानी कि टेलीग्राम पे या सोशल मीडिया के युग में आप जानते हो इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चे कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो आसानी से बना के ले जाते हैं। आपको भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन आसानी से बनाना होगा और हमारे यहाँ भी पढ़ने आओगे तब भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन आसानी से बनाना होगा। लेकिन आपको चाहिए रिजल्ट, यानी कि आपको 2 लाख में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 10,000 के अंदर आना है। और 10,000 के अंदर आपको रिजल्ट लाने के लिए करना क्या होगा कि आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा, जिधर आपका बीपीएससी स्विच कर रहा। पिछला 2 एग्जाम से बीपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारा का सारा क्वेश्चन ही डाल दिया गया कंसेप्ट पे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो कंसेप्ट पे आ रहे हैं वही कुछ क्वेश्चन को बना के रिजल्ट होगा। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन सारे बच्चे, लगभग 2 लाख बच्चे बना के ले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले बहुत हैं और सीट्स यानी कि वैकेंसी बहुत कम आती है। ठीक है, और ये बात आपको भी बहुत बढ़िया से पता है। तो इस चीज़ पे काम की है हमारे टीम ने, जिस टीम में है मिस्टर सुनील सिंह सर
अंजन सिंह सर और मैं यानी कि मधुकर मुरारी, और भी हमारे बहुत सारे फैकल्टी हैं और भी टीम मेंबर हैं। ठीक है, सारे टीम मेंबर से आप धीरे धीरे होके इंट्रोड्यूस करोगे। तो अभी इन सब बातों को छोड़ते हैं, थोड़ा सा चलते हैं बीपीएससी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बीपीएससी में लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, ये बात आपको बहुत बढ़िया से पता है। और इस 6 लाख स्टूडेंट्स के अंदर 4 लाख स्टूडेंट जो फॉर्म भरते हैं वो कंपटीशन में कहीं है ही नहीं। ठीक है, वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं या पढ़ते भी हैं तो 2 दिन पढ़े, 4 दिन यूं ही टाइम वेस्ट किए, या फिर रील्स देख के टाइम वेस्ट किए, व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट किए, तो उन लोगों का कोई कंपटीशन में जगह नहीं है। जगह में अभी भी है कंपटीशन में 2 लाख ऐसे स्टूडेंट जो टेलीग्राम पे या फिर ऑफलाइन टेस्ट दे दे के इतना ज़्यादा ताकत अचीव कर लिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए अगर कंसेप्ट पे नहीं है तो उनको टेंशन ही वो सेकेंडों में बना के रख देंगे। ठीक है, फिर भी अब ये 2 लाख जो स्टूडेंट्स हैं इनमें रिजल्ट में 10,000 में कैसे आना है, उसके लिए हम जो नए तरह के क्वेश्चन बीपीएससी इंट्रोड्यूस कर रहा है उस पे काम करेंगे, कंसेप्ट पे, क्योंकि आपको आना है 10 लाख में, 10,000 यानी कि 10 के स्टूडेंट्स में आपको एंट्री मिलना है रिजल्ट के लिए, प्री के लिए। और जब तक आप प्री क्वालिफाई नहीं करोगे मेंस आप लिख नहीं सकते हो। हमारे यहाँ जो टीम है, प्री का बहुत बढ़िया से तैयारी, मेंस का बहुत बढ़िया तैयारी, इंटरव्यू का बहुत बढ़िया से तैयारी, हम टेस्ट भी लेंगे। क्लास के अंदर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट कन्वे करेंगे, आपके माइंड में कंसेप्ट डालेंगे। ठीक है, यानी कि पटना में जितना भी कोचिंग है सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अभी भी ट्रेडिशनल तरीका से लूसेंट या घटना चक्र का क्वेश्चन रटवा देते हैं या उसी को बस कन्वे कर देते हैं, और बच्चे पढ़ भी लेते हैं लेकिन उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। मेरे दोस्तों, उस चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है। हम क्या करेंगे, वो सारा क्वेश्चन जो भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है आपको याद करवाएंगे टेलीग्राम के थ्रू या हमारे खुद के वेबसाइट के थ्रू, रिपीट मोड पे क्वेश्चन डाल के। ठीक है, दूसरा बात जो बचता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन का, उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हम लोग आपको क्लास में आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आप एक बार आओ क्लास में, डेमो लो या ऑनलाइन देखोगे तो आपको ये चीजें फील हो जाएगी कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसे आए, कोई सब्जेक्ट पढ़ा कैसे दे, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ कैसे लो, उसमें महारत कैसे हासिल करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है इस बात से। हमें सिर्फ एक चीज से लेना देना है कि आप रिजल्ट दो, हमें रिजल्ट से लेना देना है। तो हमारे पढ़ाई का जितना भी ओरिएंटेशन होगा रिजल्ट बेसिस होगा। ठीक है, दूसरा चीज रिजल्ट बेसिस तो आप समझ गए। अब ये कैसे, हम पहला चीज की आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर फुल टेस्ट ले रहे हैं, वीकली टेस्ट लेंगे जिसमें जो भी सब्जेक्ट चल रहा है वो टेस्ट लेंगे ऑफलाइन, टेलीग्राम पे प्रतिदिन आपका टेस्ट होगा, उसके बाद हमारे खुद के वेबसाइट पे भी प्रतिदिन टेस्ट होगा एंड्रॉयड के एप्लीकेशन पे। तीसरा, हम यहाँ पे पढ़ाई रहे हैं और बीपीएससी का जो कंसेप्ट आ रहा है, बीपीएससी का जो क्वेश्चन आ रहा है, उसमें अगर आप एनालिसिस करके देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बीपीएससी वाले आजकल एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन डालते हैं तो हम लोग एनसीईआरटी पे भी काम करेंगे, आपको एनसीईआरटी पढ़वाएंगे भी और एनसीईआरटी का आपका टेस्ट भी होगा, फुल टेस्ट, जो कि हर वीक में एक कोई बुक आपको क्लास 6 से शुरू करना है 12 तक, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़वाई भी जाएगी और टेस्ट भी होगा। ये सब कुछ आप देख चुके हो कि हम लोग काम किस किस फील्ड में कर रहे हैं। अभी हम आते हैं सब्जेक्ट में, मैं यानी कि मधुकर मुरारी, इंजीनियर मधुकर मुरारी, आपको 2 सब्जेक्ट अभी खास करके देखूंगा, साइंस और जियोग्राफी, खास करके फिजिक्स और जियोग्राफी। तो जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है और साइंस का भी बहुत ज़्यादा है। साइंस में फिजिक्स का इम्पोर्टेंस आपको पता है कि फिजिक्स जो है वो कंप्लीट लैंग्वेज है जियोग्राफी का। आपका फिजिक्स बढ़िया नहीं है तो जियोग्राफी का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कंसेप्ट पे बात करनी होगी। तो थोड़ा सा हम जियोग्राफी के तरफ आते हुए आपको कुछ बातें बताने वाले हैं। ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है अभी हम शुरू नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले आपको उसका अल्फाबेट्स
पढ़ना होता है, जैसे इंग्लिश पढ़ने वाले को ABCD आना चाहिए, वैसे ही ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आना चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, जियो प्लस ग्राफी, जियो का मतलब अर्थ और ग्राफी का मतलब स्टडी, यानी कि अर्थ के स्टडी को स्टडी ऑफ अर्थ एज ए ह्यूमन हैबिटेट। कहने का मतलब है कि अर्थ के स्टडी जो ह्यूमन का, हमारा जो घर है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम क्या बोले, स्टडी ऑफ अर्थ, ये क्या लिख दिए एज ए ह्यूमन हैबिटेट, क्योंकि मनुष्य का ये आदत है, हम लोग उसी चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं जिससे हमको फायदा हो। ठीक है, पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनसे रिलेशन वो क्या जिए मरे हमको कुछ नहीं लेना देना है, ये सबको पता है। अगर किसी चीज से हमको फायदा है तो वही पढ़ते हैं मिला जुला के। मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूं, ये ह्यूमन का नेचर बस बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ एज ह्यूमन हैबिटेट। तो जब स्टडी ऑफ अर्थ एज ए ह्यूमन हैबिटेट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक नया सवाल आता है। हम क्या बोलें कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी का एक ABCD होता है, और वो ABCD क्या होता है कि हम लोग ज्योग्राफी यानी कि अर्थ जब पढ़ रहे हैं, तो अर्थ जो है इसके बारे में पढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले जो ज्योग्राफी का ABCD होगा यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखते हैं थोड़ा सा। यानी कि अक्षांश और देशांतर। ठीक है, यानी कि हम लोग अक्षांश और देशांतर देखेंगे। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये बेसिक है। ये जब आपको समझ में आएगा तो पता चलेगा कि इसी पे पूरा का पूरा ग्लोब सिस्टम है। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखने से पहले आपको हम PPT खोल लेते हैं, उसके अनुसार चीजें देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। थोड़ा सा बेसिक, अभी ज्योग्राफी बिल्कुल शुरू नहीं कर रहे हैं, ABCD बता रहे हैं, फिर ज्योग्राफी शुरू होगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये चीज देखने के पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। पहले, बहुत दिनों पहले जब हिस्ट्री में आप जाओगे तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या फिर कोई एड्रेस बताने के लिए कुछ ना कुछ इंडिकेशन बताना पड़ता था। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैं आपके कोई फ्रेंड है और मैं बोल रहा हूं, आपके फ्रेंड आपको बोल रहा है कि तुम मेरे रूम पे आ जाओ। आपको कॉल में बताया कि जो ठेला, फुचका वाला ठेला लगा हुआ उसके बगल से गुजर जाना है, राइट मुड़ के और फिर मेरे घर पहुंच जाओगे। आप जिस टाइम जा रहे हो उस टाइम ठेला वाला फुचका अगर ठेला लेके चला गया तो फिर समस्या होगी। इस टाइप का इंडिकेशन पास्ट में ऐसे ही करके चीज़ों को चलाया जाता था। अगर मान लो कोई रेगिस्तान की कोई जगह है, वहाँ पे आप कोई इंडिकेशन दोगे कैसे? इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए पास्ट में हुआ क्या, ये फाइंड आउट होने के लिए देखो, आपको एक बात पता होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो हम आपको हिस्ट्री के सैर पे थोड़ा सा लेके चलते हैं। लगभग 1453 के आसपास ऑटोमन एम्पायर का इतना अधिक राइज हुआ कि जो हमारा रास्ता था मसाला ले जाने के इंडिया से यूरोप का, वो बंद हो गई। या बंद हो गई या फिर इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ गया कि उधर से व्यापारी जाना बंद कर दिए। और जाना बंद कर दिए तो जो भी लोग यूरोप में बैठे हुए थे, वहाँ के राजा महाराजा या जो भी जिनके पास बहुत पैसा था, उनका क्या मानना था कि हमें चाहिए क्या, मसाला तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमें खाना है। और जिनके पास पैसे होते हैं ना, उनको ये नहीं सुनना कि मुझे ये नहीं मिल सकता, वो नहीं, उनको जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ रास्ता खोजने के
बहुत सारे लोगों को इख्तियार किया कि आप रास्ता खोजो किसका, भारत का, क्योंकि हिंदुस्तान यानी कि भारत में मसाले मिलते थे और उनको मसाले खाने की लत लगी हुई थी। इसी पीरियड में बहुत सारे इजाद हुए, उसी बीच में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में इजाद हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है, किसी भी स्पेसिफिक स्थान को पूरे ग्लोब पे पॉइंट आउट करने के लिए, कोई पिन ड्रॉप भी अगर कोई स्थान है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग दो सिस्टम इजाद किए हैं। ठीक है, दो तरह के लाइंस बनाए, और दो तरह के जो लाइंस बनाए, एक को लैटिट्यूड बोलेंगे, दूसरे को लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो ये है हमारा ग्लोब। ठीक है, अब ग्लोब पे सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड है क्या? ठीक है, तो लैटिट्यूड देखने से पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ समझाते हैं। एक्चुअली समझो एक बात को, मान लो कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ को एकदम बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं, ये हमारा अर्थ का सेंटर। ठीक है, ये हमारे अर्थ का सेंटर है, और सेंटर से एक हम लाइन खींचते हैं अर्थ के किसी भी सरफेस पे। सेंटर से हम एक लाइन खींचते हैं अर्थ के किसी भी सरफेस पे। ठीक है, तो सेंटर से कोई भी लाइन अर्थ के किसी भी सरफेस पे जो हम खींचे हैं, उस लाइन और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में, मतलब कि क्षैतिज लाइन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो लैटिट्यूड सिर्फ और सिर्फ ये थीटा ही है और कुछ नहीं, इसके अलावा। ठीक है, जो भी आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो मुझे कुछ नहीं लेना देना, आपको बस इतना समझना है कि लैटिट्यूड सिर्फ और सिर्फ एंगल यानी कि कोण है, यानी कि कोणीय दूरी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एंगल है लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश सिर्फ और सिर्फ ये एंगल है। कहाँ, कौन सा एंगल है मेरे दोस्त? एंगल है लैटिट्यूड, जो है वो एंगल है आप जब अर्थ के सेंटर से अर्थ के किसी भी सरफेस पे एक लाइन खींचो। ठीक है, और हॉरिजेंटल के साथ जो भी एंगल बन जाए, हॉरिजेंटल के साथ जो भी एंगल बन जाए उसी को लैटिट्यूड बोलते हैं, उस एंगल को बस लैटिट्यूड बोलते हैं और कुछ नहीं। अब ये समझने में बहुत सारी चीजें आएगी, यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लो कि हम हॉरिजेंटल पे ही एक लाइन खींच दे तो हॉरिजेंटल और उस लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, तो 0 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मान लो कि हॉरिजेंटल के साथ 1 डिग्री बना के एक लाइन खींच दे तो 1 डिग्री बनेगा, अगर 2 डिग्री खींच दे तो 2 डिग्री बनेगा। ऐसे ही खींचते खींचते जब हम एकदम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे तो हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री बनेगा, बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। ओके, 90 डिग्री का लाइन बन गया, ये भी हम समझ गए, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, जैसे इधर 1 डिग्री से 90 डिग्री तक लाइन खींचे थे, ठीक है, ये 89 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही बढ़ते बढ़ते वैसे ही अपोजिट साइड में जब हम लाइन खींचना शुरू करेंगे तो इधर भी ये 0 डिग्री हो गया, फिर 1 डिग्री वाला खींच दिए, फिर 2 डिग्री वाला खींच दिए। ठीक है, ऐसे करके 89 डिग्री तक लाइन खींच दिए। ओके, यहां तक सब लोग समझ रहे हो? अब देखना कुछ चीजें हैं, लाइंस तो खींच दिए। अभी तक आप जो भी पढ़े थे कि लेटा हुआ जो लाइन है उसको, लेटा हुआ जो लाइन है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं और खड़ा खड़ा लाइन को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लेकिन लेटा हुआ जो लाइन है उसको लैटिट्यूड नहीं बोलते हैं, लेटे हुए लाइंस को लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं। कहने का मतलब कि अक्षांश रेखा बोलते हैं। और ये अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड लाइंस और लैटिट्यूड क्या होता है, इसमें अंतर अभी हम देखेंगे। क्या होता है समझते हैं। जब समान एंगल के सारे लाइंस को एक साथ मिला देंगे, यानी कि सेम कोण के सारे एंगल्स को एक साथ मिला देंगे, तो उसी को, सिर्फ और सिर्फ उसी को लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंगल का जब हम बात करें तो क्या बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ एंगल के कंडीशन में हम उसको बोलते हैं लैटिट्यूड सिर्फ। ठीक है, तो मान लो कि ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, जितना भी 1 डिग्री वाला है उसको अगर एक साथ हम मिला दें तो इसको बोलेंगे लैटिट्यूड लाइंस। और लैटिट्यूड लाइंस जो है पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड सर्कल बोल लो या लाइंस बोल लो। और लाइंस का डिफिनेशन आपको पहले से ही पता है कि लाइंस बनने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए।
2 पॉइंट से कम अगर रहा तो लाइंस नहीं बनेगा, ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। जो 2 पॉइंट है इसको जब एक साथ मिलाएंगे तो इसी को लाइंस बोलते हैं ना, या लाइन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि लैटिट्यूड लाइंस हमें मिल गया। अब ये जो लैटिट्यूड लाइंस है ये हर एक समान एंगल पे मिलाएंगे तो बनेगा। जैसे 1 डिग्री वाला एक बन गया सर्कल, 0 डिग्री वाला एक सर्कल बन गया, 2 डिग्री वाला वैसे ही बन जाएगा, 89 डिग्री का भी एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक समस्या आता है यहाँ, वैसे ही जब नीचे में खींचेंगे तो नीचे में भी ऐसे ही लैटिट्यूड लाइंस बनेगा। 1 डिग्री वाला यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे 89 डिग्री वाला, और लास्ट में अब देखिए जो 0 डिग्री वाला है इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री वाले को इक्वेटर बोलते हैं। ओके, जो 90 डिग्री वाला था नॉर्थ साइड में इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है उसको साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। अब किन्हीं को ये समस्या आ जाता है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। एक्चुअली में डायरेक्शन का नॉलेज जो होता है, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, आप जब पेज पे डायरेक्शन बनाओगे तो पेज पे चीज़ें चलती कैसे हैं ये आप देख लो। पेज पे ऊपर वाले जो भी डायरेक्शन है उसको नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ, ठीक है, और इधर का जो साइड है इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट। बहुत लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अपडेट के लिए बता दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ आके देखते हैं, अभी बोला कि ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, तो अगर इसको बीच से काट दिया जाए तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट नॉर्थ पोल, और नीचे वाला हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर आप लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 90 डिग्री पे बना है उसको नॉर्थ पोल, साउदर्न हेमिस्फीयर पे जो 90 डिग्री पे बना है उसको साउथ पोल। अब नंबर ऑफ लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना होगा। नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू, या फिर नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस। एक हुआ नंबर ऑफ लैटिट्यूड, दूसरा हुआ नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, दोनों अलग अलग होंगी। कैसे देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लैटिट्यूड अगर यहां से आप काउंट करना शुरू करोगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके काउंट करोगे, ठीक है, या नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस। तो लाइंस का जब बात करेंगे कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। आपको बहुत बढ़िया से पता है कि 2 पॉइंट से कम होगा तो लाइंस बनेगा ही नहीं। ओके, तो आप सोच के देखो, ये जो 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री लैटिट्यूड जो बना हुआ है, यानी कि 90 डिग्री पे एक ही पॉइंट होगा ना, 2 पॉइंट तो है ही नहीं। तो जैसे ही 90 डिग्री पे एक ही पॉइंट है तो ये लाइंस होगा नहीं, ये पॉइंट ही होगा, और इधर भी ये पॉइंट ही होगा। ओके, तो पॉइंट होगा तो इसको कभी भी लाइंस में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इधर से जब इधर जाएंगे तो 90 लाइंस, इधर से जब इधर जाएंगे तो 90 लाइंस, यानी कि टोटल 180 लैटिट्यूड है। लेकिन 180 लैटिट्यूड जब इधर से और इधर से काउंट कर रहे हो तो एक की कमी आ गई, ठीक है। इस चीज को चलो अभी जो भी आप समझे हो इसको एक बार हम मैप में आपको समझाते हैं, ठीक है। मैप में हम बढ़िया से एक बार देखते हैं, आपको समझ में आएगा ज्यादा बढ़िया से। जो भी हम देखें इसको मैप में एक बार देखते हैं। चलिए समझिए, यहां पे लैटिट्यूड लाइंस की जब बात कर रहे हैं या लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे जब देखो ये 0 डिग्री वाला एक है, ओके,
0 डिग्री फिर 10 डिग्री फिर 20 डिग्री ऐसे खींचा हुआ लाइंस। 0 डिग्री वाला इधर इधर सबको जब एक साथ 0 डिग्री वाला जितना भी कोण बना हुआ है ऊपर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबको जब एक साथ मिलाएंगे तो उसको इक्वेटर बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही 10 डिग्री वाला को मिलाएंगे तो एक नया मिल गया क्या, लाइंस यानी कि सर्कल मिल गया, ठीक है। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या साउदर्न हेमिस्फीयर में दोनों जो चीजें होगी सेम तरह से फॉलो होगी, ठीक है। और जो एकदम सेंटर में 0 डिग्री वाला हो उसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इसको देखते हैं। 181 स्टैंडर्ड डिग्रीज, ठीक है। 181 स्टैंडर्ड डिग्रीज जो लिखा हुआ है, ठीक है। 181 स्टैंडर्ड डिग्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ लैटिट्यूड ऑन अर्थ, ठीक है। या फिर लैटिट्यूड लाइंस 179 जो अभी हम आपको समझा रहे थे कि 181 डिग्रीज है यानी कि लैटिट्यूड है 181, लेकिन जैसे ही लाइंस की बात कर रहे हैं तो वो हो गया 179। इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं देखिए, ये जो 90 डिग्री वाला यहाँ पे है, ठीक है, तो ये लाइंस तो कभी होगा नहीं क्योंकि एक ही पॉइंट है, और लाइंस होगा नहीं तो ये जो चीज होगा एक ये पॉइंट तो होगा, एंगल तो होगा, एंगल ले लो, ठीक है। एंगल तो होगा 90 डिग्री वाला लेकिन लाइंस नहीं होगा, और एंगल को ही बोल रहे थे लैटिट्यूड, यानी कि ये एक लैटिट्यूड। और जैसे आप नॉर्थ पोल में देख रहे हो वैसे ही साउथ पोल में भी ये वाला पॉइंट ही तो होगा ना, समझ पा रहे हो, ये भी पॉइंट ही है, साउथ पोल में भी ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है, ये दोनों डिडक्ट हो जाएगा 181 में से। अगर 181 आपका क्या है 181 एंगल्स है, और कैसे 181 फिर कंफ्यूजन आएगा, ये 0 डिग्री वाला एक, ठीक है, इधर 90 और इधर 90, तो 90 और 90 180, ओके, और एक 0 डिग्री वाला भी तो है मेरे भाई, ठीक है। तो 0 डिग्री वाला ऐड कर देंगे, 0 डिग्री वाला ऐड करेंगे तो 0 डिग्री वाला ऐड करके कितना हो जाएगा 90 90 180, और एक ऐड करेंगे तो 90 + 90 + 1, तो 181 हो जाएगा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड सिर्फ यानी कि एंगल्स, ठीक है। अब दूसरा चीज ये आता है कि लैटिट्यूड लाइंस की जब बात करें तो आप देखो लैटिट्यूड लाइंस में 90 डिग्री वाला लाइंस नहीं है, और ये 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो किसी कीमत पे लाइंस है ही नहीं, वो पॉइंट है। तो पॉइंट है तो इसमें डिडक्ट हो जाएगा 2। तो जैसे ही आप नंबर ऑफ लैटिट्यूड की बात करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड की बात करोगे यानी कि 181 हो जाएगा, और नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस की बात करोगे नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस की बात करोगे तो ये देखते हैं कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस 2 में डिडक्ट हो जाएगा, एक साउथ पोल वाला एक नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल वाला 2 डिडक्ट हो जाएगा तो 179, और यही लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तक समझ गए सब लोग, अब समझिए, अब देखिए आपको एक चीजें दिख रहा है यहां पे, 0 डिग्री वाला अगर इक्वेटर है तो 0 डिग्री से 1 डिग्री ऊपर फिर 1 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक सेकेंड, यहां पे देखते हैं, ठीक है। वो 0 डिग्री वाला था, मान लो कि ये 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर है, ठीक है। अब 0 डिग्री से फिर 1 डिग्री भी तो होगा,
फिर 2 डिग्री भी तो होगा, फिर 3 डिग्री भी तो होगा, ऐसे करके 90 डिग्री तक आता है ना। तो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में जो 2 लैटिट्यूड बनेगा, इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी तो होगा ना। और ये 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में जो 2 लैटिट्यूड बनेगा, आपको क्लियरली देख रहा है कि ये समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है ये। और पैरेलल होने का मतलब क्या होगा? पैरेलल होने का मतलब सीधे सीधे एक बात तो आप बोल सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, हर एक जगह पे डिस्टेंस समान होगा। डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, अलग मैटर है, मतलब दूरी समान होगा मेरे दोस्तों। तो अगर दूरी समान है तो इन दोनों के बीच में टोटल जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप लोगे या दूरी ले लोगे, इसको 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ओके, अब ये 111 किलोमीटर हर एडजेसेंट लैटिट्यूड के बीच में होगा। एडजेसेंट कहने का मतलब लगातार, कभी भी आप 1 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर कभी नहीं बोल सकते हो। 1 डिग्री वाला लैटिट्यूड लाइंस और 2 डिग्री वाला लैटिट्यूड लाइंस के बीच में 111 किलोमीटर, या 2 डिग्री वाला लैटिट्यूड लाइंस और 3 डिग्री वाला लैटिट्यूड लाइंस के बीच में 111 किलोमीटर, ये बोल सकते हो। यानी कि दो एडजेसेंट लैटिट्यूड लाइंस के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। ओके, अभी आप लोग इतना सा बात समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे क्या है थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। आगे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या है, चलिए इसको साइड करें, पहले देखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। चलिए एक चीज देखते हैं, अगर लैटिट्यूड लाइंस आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो, अभी मैंने बोला था कि 0 डिग्री वाला जो होगा, 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री वाला जो सर्कल होगा या फिर लाइंस होगा, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ओके, वैसे ही अगर ये 0 डिग्री है तो 23.5 डिग्री कहीं ना कहीं होगा ना, तो 23.5 डिग्री वाले को बोलते हैं नॉर्थ को। 23.5 डिग्री देखो, जैसे ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो ये मान लो सेंटर है, तो ये हमारा है नॉर्थ पोल, और ये है हमारा है साउथ पोल। 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ के साइड देखोगे, यानी कि उत्तर के साइड देखोगे, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल सकते हो आप इंग्लिश में बोलोगे तो। अब देखो, एक होता है 66.5 डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ। 66.5 डिग्री को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, या ट्रॉपिक ऑफ नहीं है, एक सेकेंड सॉरी, ये है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल ये है। फिर यहां पे 23.5 डिग्री साउथ भी तो होगा, और साउथ वाले को बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा बोलेंगे, ठीक है। फिर वैसे ही 66.5 डिग्री साउथ भी तो होगा, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब यहां से समझिएगा ऐसा क्यों है कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री को इंपॉर्टेंट कुछ नाम दिया गया।
ये सबको पता होता है कि 66.5 लगभग पता होगा, 66.5 डिग्री को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री को इक्वेटर, 23.5 डिग्री को मकर रेखा और 66.5 को अंटार्कटिक सर्कल। ये लगभग सबको पता होता है। लेकिन अब इसी को क्यों बोला गया थोड़ा सा देखते हैं, यानी कि कंसेप्ट इसको क्यों बोला गया। ठीक है, ये देखने के लिए हमको एक चीज पे जाना होगा, थोड़ा सा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम आपको बताना चाहेंगे। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए थोड़ा सा बस इंफॉर्मेशन क्या है कि एक्चुअली जो हमारा अर्थ है, वो कुछ यूं ना हो के अपने अक्ष पे, अगर अर्थ ऐसे होता, ऐसे नहीं है, अपने अक्ष पे हमारा अर्थ 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कहने का मतलब कि ये ओरिजिनल वाला यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। नॉर्थ पोल कहीं यहाँ है और साउथ पोल कहीं यहाँ है, और ये जो ओरिजिनल है एक्सिस, इससे इसका जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री से झुका हुआ है। और ये 23.5 डिग्री अगर एक्सिस से झुका हुआ है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो फिर क्षैतिज के साथ कितना झुका हुआ होगा? क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना झुका हुआ होगा? हॉरिजॉन्टल के साथ झुका होगा 66.5। अगर किसी को डाउट है तो अभी समझा देता हूं मैं। ये 90 डिग्री है, अगर ये टोटल 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 23.5 जैसे ही आप घटाओगे तो 66.5 आएगा। तो अगर 36 के साथ 23.5 डिग्री है, नहीं, एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है कौन? अर्थ, तो अपने 36 के साथ 66.5 डिग्री पे झुका हुआ रहेगा। ये ऑफकोर्स से बात है, आप समझ रहे हो। और क्योंकि ये 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री जो आपको दिख रहा है, इसी वजह से ये दोनों एंगल इंपॉर्टेंट है और अर्थ पे इसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। और ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा अर्थ है वहां पे जीवन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि सनलाइट आती है। सनलाइट अगर हमारे अर्थ पे ना आ रहा होता तो जीवन की उत्पत्ति ही नहीं होती। ओके, अब इस जीवन के उत्पत्ति के पीछे जो सनलाइट आता है, तो ये जो दोनों एंगल है 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा हमारे जीवन में, या फिर जितना भी क्रिएचर्स पाए जाते हैं इस अर्थ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ये एंगल। कैसे निभाएगा? ये दोनों झुकाव आपको ये डिसाइड करके देगा कि आपके यहाँ मौसम में कब गर्मी पड़ेगा, कब ठंडी पड़ेगा, या फिर दिन और रात का लंबाई बराबर नहीं हो के अलग अलग होगा। कभी गर्मी के दिन में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है आपके यहाँ, और ठंडी के दिन में जस्ट उल्टा हो जाता है। आप फील कर पा रहे हो, सुबह सुबह जब आप उठते हो तो पता चलता है कि ठंडी के दिन में कि अभी 8-9 बज गया है, लेकिन अभी आपका सुबह में 4 बजे ही नींद खुल जाता है। ठीक है, एक्चुअली बात यह है कि सनलाइट कहाँ पे डायरेक्ट फोकस कर रहा है वो इस पे डिपेंड करता है। और सनलाइट जो डायरेक्ट फोकस करता है वो किस स्पेसिफिक पॉइंट पे करता है, उसी स्पेसिफिक पॉइंट को कर्क रेखा या मकर रेखा या फिर इक्वेटर बोलते हैं। देखेंगे आगे के क्लासेज में, उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को इस बात की आइडिया लगी कि लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड तो सबको पता चल गया, लैटिट्यूड लाइंस भी पता चल गया, और इसका इंपॉर्टेंस जब हम देखेंगे आगे के क्लास में। अभी के लिए यहीं पे क्लास स्थगित करते हैं, आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि लैटिट्यूड जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड भी देखेंगे। तो धन्यवाद, आप लोग आगे क्लास में मिलते हैं। और आगे से सब्जेक्ट यूट्यूब पे आपके लिए ये क्लासेस एकदम अभी फ्री रहेगी। आगे आगे देखिए आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जा सकता है आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।